बिल्किस बानो आज से करीब 2 दशक पहले वो 21 साल की थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। अभी वो 41 साल की है। गुजरात के राधिकपुर गांव में रहने वाली बिल्किस अपने परिवार के साथ काफी खुश थी। सामान्य गांव के जीवन में व्यस्त रहकर इस चीज से अनजान थी कि उसके करीब बहुत ही बड़ी अनहोनी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। इसी समय 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में एक घटना घटती है, जिसमें कार सेवकों से भरी हुई ट्रेन को जला दिया जाता है और 59 लोग उसमें मारे जाते हैं। और इन 59 कार सेवकों की हत्या के बाद पूरे गुजरात में दंगा भड़कता है, जिसकी आग बिल्किस बानो के घर तक पहुंचती है। इस दंगे में हजारों लोगों की जान जाती है। इस दंगे के शुरू होने के बाद जो दंगाई थे वो धीरे धीरे अब सभी तरफ अपने पैर पसार रहे थे। गुस्से में भड़के हुए लोग इंसानियत भूलकर लोगों की हत्या और बलात्कार जैसी चीजों को अंजाम दे रहे थे। 3 मार्च 2002 को इन दंगाइयों का समूह दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में भी हमला कर देते हैं। कई घरों को बेरहमी से जला दिया जाता है। गांव के लोग भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए खेतों में छुप जाते हैं। उसमें से बिल्किस बानो का परिवार भी था। परिवार में 17 लोग थी। सभी के सभी खेत में जाकर छुप गए। उन दंगाइयों को इस बात की भनक हो जाती है कि लोग अपनी जान बचाने उस खेत में छुपे हुए हैं। वो अपने हथियार लेकर खेत की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक एक कर 8 लोगों की हत्या कर देते हैं। 17 लोगों में से 8 लोगों की हत्या करने के बाद कुछ लोग तो भागने में कामयाब हो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बिल्किस बाकी 8 लोगों के साथ उस जगह में फंस जाती है। दंगाई उन्हें घेर लेते हैं। देखते ही देखते 4 औरतों को वे मार डालते हैं और 4 पुरुषों को भी। उसके बाद बिल्किस से बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। चीखती पुकारती और 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो तड़पती रही और ये बर्बरता उन दंगाइयों ने तब तक जारी रखा जब तक उन्हें ये महसूस नहीं हो गया कि उसकी जान निकल चुकी है। बिल्किस के साथ साथ उसकी माँ के साथ भी बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बिल्किस की 3 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी जाती है। दंगाइयों ने उसे मुर्दा समझकर बेहोश पड़ी बिल्किस को छोड़कर भाग गए। 3 घंटे बाद जब उसे होश आता है, बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालती है। वो एक पास से गुजर रही औरत से मदद मांगती है। उसके जिस्म में कोई भी कपड़ा नहीं होता। वो महिला उसे अपना कपड़ा देती है और तन ढक के जब वो बाहर आती है तो वहाँ से एक होमगार्ड गुजर रहा था। उस होमगार्ड को बिल्किस पर तरस आता है। वो उसे पास के लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन तक ले जाता है। यहाँ जो हेड कांस्टेबल होता है सोमा भाई गोरी के नाम से, वो उसके पास अपना शिकायत दर्ज कराती है। सीबीआई के अनुसार शिकायत के भौतिक तथ्यों को यहाँ पर दबाया गया था। उसकी शिकायत का एक विकृत और छोटा संस्करण लिखा गया था। इसके बाद गोधरा राहत शिविर में उसे पहुंचा दिया जाता है, जहां बिल्किस को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाया जाता है। बिल्किस को ये एहसास था कि उसके लोगों की जान जा चुकी है और उसके साथ जो हुआ उसका भी उसे पूरा एहसास था। इसके बाद कुछ महिला संगठन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और ये कहानी चर्चा में आ गई और पुलिस पर दबाव बनाया कि इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। जिन बातों को बिल्किस बानो के चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उन कोशिशों पे भारी पड़ गई थी इन खबरों में होने वाली चर्चाएं। पुलिस ने कहा कि पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है और उसने क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया था कि इस केस में कुछ भी नहीं है। बिल्किस बानो ने महिला आयोग के साथ मिलकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से सुनकर इस पर यह फैसला किया कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। और जब सीबीआई ने अपनी जांच की तो इसके निष्कर्ष में ये पाया कि आरोपी की सुरक्षा के लिए पोस्टमार्टम परीक्षण को बहुत ही कम तरीके से किया गया था। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त न हो सके। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुकदमे को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र ले जाया गया। मुंबई की अदालत में 6 पुलिस अधिकारियों और एक सरकारी डॉक्टर सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया गया। हेड कांस्टेबल को आरोपी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाने का दोषी ठहराया गया।
अदालत ने सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बाकी लोगों को अदालत ने माना कि उनके द्वारा हत्या की गई और बलात्कार किया गया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब कोर्ट रूम में सारे आरोपियों को खड़ा किया गया था, तब बिल्किस ने एक एक इंसान का नाम उसका चेहरा देखकर बता दिया, क्योंकि ये वही लोग थे जो उसके गांव के थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने ही गांव के लोगों का ऐसा रूप देखेगी, और गांव के लोगों के होने के कारण ही वो उनको पहचान कर किसने उनकी हत्या की और किसने बलात्कार, सारी बातें कोर्ट को बताई। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इन 11 आरोपियों ने अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखा और वहीं सीबीआई भी पहुंच गई ताकि इन्हें फांसी की सजा दिला सके। सामूहिक बलात्कार मामले में 11 लोगों की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा और पुलिस कर्मियों और डॉक्टर सहित 7 लोगों को बरी कर दिया गया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस को 2 सप्ताह के भीतर मुआवजे के लिए 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुआवजा था, क्योंकि 50 लाख जैसा बड़ा अमाउंट अदालत द्वारा बहुत ही कम देखा गया है। उसने 5 लाख रुपए के मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार से अनुकरणीय मुआवजे की मांग की थी। 15 अगस्त 2022 को एक वीडियो काफी वायरल होता है, जिसमें 11 लोगों को कुछ लोग मिठाई खिलाते और स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही 11 लोग थे जिन्हें जेल से छोड़ दिया गया है और इनका स्वागत ऐसे किया जा रहा है जिन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये एक रेपिस्ट है। इनका स्वागत कुछ ऐसे तरीके से किया जा रहा है जैसे इन्होंने एक देश के लिए कोई बहुत ही नेक काम किया हो, कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। ये हमारे समाज के लिए एक तमाचे के जैसा है। ऐसे लोगों की सजा तब माफ की गई जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की बात कर रहे थे। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले लोगों को माफ किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों की सजा माफी के लायक होती है और क्या ऐसे लोगों की माफी किसी कानून के तहत आती है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 लोगों को क्षमादान की शक्ति है। कानून के द्वारा दिए गए किसी भी सजा को हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा क्षमा किए जाने की शक्ति होती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का अधिकार होता है, इसलिए हर साल किसी जयंती या किसी राष्ट्रीय अवसर पे किसी अच्छे चाल चलन वाले कैदियों को जेल से रिहा किया जाता है। तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये केस अलग अलग कोर्ट अलग अलग जगहों पर चला, लेकिन इसका फैसला घूम फिर कर राज्य सरकार के ऊपर आया कि इसे क्षमादान दिया जाए कि नहीं। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई और 15 अगस्त 2022 को इन लोगों को रिहा कर दिया गया। जबकि गुजरात में क्षमा के लिए जो नीतियां बनाई गई थीं, वो 2014 में संशोधित की गई थी, जिसके तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के लिए और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी लोगों की सजा माफी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर बिल्किस बानो के केस में 2 से अधिक लोगों की हत्याएं भी हुई हैं और बलात्कार भी हुआ है। न केवल बलात्कार बल्कि सामूहिक बलात्कार। बावजूद इस नीति के उन 11 गुनहगारों को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, किसी भी प्रकार का गुस्सा यदि समाज में लोगों का भड़क रहा है तो उसकी शिकार ज्यादातर औरतें या महिलाएं ही हो जाती हैं। ध्यान से देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं और हमारे किसी भी धर्म की किसी भी किताब में, चाहे वो हिंदुओं की गीता में हो या पाठ पुराणों में, चाहे बाइबल में हो, कुरान में हो, हमने कभी नहीं सुना इन किताबों में और इन धर्मों में ये कहा गया हो कि महिलाओं के बलात्कार से अपने गुस्से को शांत किया जाए और इसका सही होना किसी भी तर्क में बताया गया हो। लोगों का गुस्सा अपनी औरतों, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हो तो वह सम्मानजनक होता है, लेकिन ऐसे घृणित काम करके ना तो आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना अपने धर्म से जुड़े लोगों की। ये चीज आपके घर के पास, आपके अपनों के बीच यदि हो गई तो आप खुद को कैसे माफ करेंगे? लोगों की सजा के बाद इन्हें माफ कर दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि ऐसी बच्चियां जो हिम्मत करके अपने लिए कदम उठाती हैं
उनकी शिकायत दर्ज कराती हैं। क्या वे आगे चल के इन औरतों, इन बच्चियों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे? उनकी जान को कितनी असुरक्षा होगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री कभी भाषण देते हुए एक दिन ये भी ऐलान करेंगे कि ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा ना मिले। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।